अपने माइंड को खाली करो, फॉर्मलेस बनो, शेपलेस जैसे पानी। अगर आप पानी को कप में डालते हैं तो वो कप बन जाता है। आप पानी को बोतल में डालते हैं तो वो बोतल बन जाता है। आप उसे टी पॉट में डालते हैं तो वो टी पॉट बन जाता है। अब पानी बह सकता है या क्रैश कर सकता है। बी वाटर माय फ्रेंड। ब्रूस ली। ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो एक गहरी स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे थे। अल्टीमेट अडेप्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी और पावर की स्टेट। एक ऐसी स्टेट जहां आप रिजिडली फिक्स नहीं हैं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से जरूरी शेप ले सकते हैं। माइंड फोर्ज में आपका स्वागत है। आज हम हाई परफॉर्मेंस के रास्ते में आने वाली एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल रुकावट से निपट रहे हैं, मेंटल रिजिडिटी। ये वो फीलिंग है जब आप एक मेंटल रट में फंस जाते हैं। आपको क्रिएटिव होना है, लेकिन आपका माइंड एनालिटिकल मोड में अटका हुआ है। आपको फोकस करके एक प्लान एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है और डिस्ट्रैक्टेड है। आपके सामने एक नई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सिर्फ पुराने जाने पहचाने सॉल्यूशंस ही दिख रहे हैं। ये कोई पर्सनल फेलिंग नहीं है, ये अक्सर एक ऐसे माइंड का रिजल्ट है जिसे सिर्फ एक या दो गियर्स में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया गया है। एक ऐसी दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स, अनिश्चित और लगातार बदल रही है, ये क्रिटिकल लायबिलिटी है। रिजिडिटी का इलाज वो है जिसे हम आज यहां फोर्ज करने के लिए आए हैं, मेंटल एजिलिटी। ये अपने कॉग्निटिव मोड को टास्क की डिमांड्स के मुताबिक शिफ्ट करने की एक कॉन्शियस ट्रेनेबल स्किल है। ये जूम इन करके डिटेल्ड फोकस के लिए और बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए जूम आउट करने की एबिलिटी है। जरूरत पड़ने पर एनालिटिकल होना, जरूरत पड़ने पर क्रिएटिव और जब पल की मांग हो तब एम्पैथेटिक होना। हम आपके ब्रेन के अलग अलग गियर्स के पीछे की न्यूरो साइंस को एक्सप्लोर करेंगे, फाउंडेशनल माइंडसेट्स को इंस्टॉल करेंगे और फिर इस एजिलिटी को बिल्ड करने के लिए स्पेसिफिक ड्रिल्स प्रैक्टिस करने के लिए मेंटल डोजो में कदम रखेंगे। ये एक सच्चा मेंटल एथलीट बनने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके ब्रेन के अलग अलग गियर्स के पीछे की न्यूरो साइंस को एक्सप्लोर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने वाले फाउंडेशनल माइंडसेट्स को इंस्टॉल करेंगे और फिर इस एजिलिटी को बिल्ड करने के लिए स्पेसिफिक ड्रिल्स प्रैक्टिस करने के लिए मेंटल डोजो में कदम रखेंगे। ये एक सच्चा मेंटल एथलीट बनने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजाइल बनने से हमें रिजिडिटी के नेचर को समझना होगा। हमारा माइंड स्टक क्यों हो जाता है? शॉर्ट आंसर है एफिशिएंसी और सेफ्टी। हमारे ब्रेन्स दुनिया के स्टेबल मॉडल्स बनाने और एनर्जी बचाने के लिए रिस्पॉन्सेस को ऑटोमेट करने के लिए वायर्ड हैं। लेकिन ये ताकत जब हद से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है तो एक कमजोरी बन जाती है। रिजिडिटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है फंक्शनल फिक्सिडनेस। ये एक कॉग्निटिव बायस है जो एक इंसान को किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल करने तक सीमित रखता है। मशहूर कैंडल प्रॉब्लम इसे बिल्कुल साफ दिखाती है। पार्टिसिपेंट्स को एक कैंडल, एक बॉक्स थम्बटैक्स और माचिस दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि कैंडल को दीवार से ऐसे लगाएं कि मोम फर्श पर न टपके। ज्यादातर लोग कैंडल को सीधे दीवार पर टैग करने की कोशिश करते हैं, जो फेल हो जाता है। वो बॉक्स को सिर्फ टैग्स के कंटेनर के रूप में देखते हैं। अजाइल माइंड फंक्शनल फिक्सिडनेस को पार कर लेता है जब वो बॉक्स को सिर्फ एक कंटेनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। सॉल्यूशन यह है कि बॉक्स को खाली करें, उसे दीवार पर टैग करें और कैंडल को उसके अंदर रखें। इसके लिए एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया फंक्शन देखने की जरूरत है। फंक्शनल फिक्सिडनेस रिजिडिटी का सिर्फ एक टाइप है। दूसरे टाइप्स में शामिल हैं कॉग्निटिव फिक्सिडनेस या डॉगमैटिज्म, नए एविडेंस के सामने भी अपने बिलीफ्स को अपडेट न करने की इच्छा। ये एक मैं सही हूं, तुम गलत हो और बस यही फाइनल है वाली मेंटालिटी है। ये हमें लर्निंग और ग्रोथ से दूर रखती है। सेट शिफ्टिंग डेफिसिट्स, एक टास्क या मेंटल सेट से दूसरे में आसानी से मूव न कर पाना। इसीलिए ईमेल्स का जवाब देने जैसे डिटेल ओरिएंटेड टास्क से ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे क्रिएटिव टास्क पर स्विच करना इतना मुश्किल हो सकता है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, पहले से इन्वेस्ट किए गए रिसोर्सेज के कारण एक फेलिंग कोर्स ऑफ एक्शन पर टिके रहना, यानी संक कॉस्ट फैलेसी। एक अजाइल माइंड जानता है कि कब अपने लॉसेस को कट करना है और पिवट करना है।
ये रिजिडिटी कम इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। असल में कभी-कभी हाईली इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा रिजिड हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया के कॉम्प्लेक्स और सक्सेसफुल मॉडल्स बनाए हैं और उन पर सवाल उठाने से हिचकिचाते हैं। हम निश्चितता से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि अनिश्चितता अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उस डिस्कंफर्ट को सहन करने की एबिलिटी ही एजिलिटी का प्रवेश द्वार है। अपने मेंटल गियर्स को शिफ्ट करने के लिए हमें पहले गियर बॉक्स को ही समझना होगा। न्यूरोसाइंस हमें 2 की ब्रेन नेटवर्क्स पर एक शानदार नजर डालती है जो हमारी अटेंशन की स्टेट्स को गवर्न करते हैं। पहला है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क TPN, जिसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क भी कहते हैं। इसे अपना फोकस गियर समझें। ये तब एक्टिव होता है जब आप एक डिमांडिंग गोल ओरिएंटेड टास्क में लगे होते हैं जिसके लिए आपका पूरा अटेंशन चाहिए, जैसे एक पजल सॉल्व करना, एक रिपोर्ट लिखना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना या सर्जरी करना। TPN ही आपको टास्क पर बनाए रखता है और डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करता है। ये शार्प, लीनियर और लॉजिकल होता है। दूसरा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN। ये आपका डिफ्यूज गियर है। ये तब एक्टिव होता है जब आपका माइंड रेस्ट पर होता है और किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल टास्क पर फोकस नहीं होता। जब आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं, आपका दिमाग भटक रहा होता है, यादें ताज़ा कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि ये कुछ ना करने जैसा लग सकता है, DMN बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्रिएटिविटी, अलग अलग आइडियाज़ को जोड़ने, सोशल कॉग्निशन, दूसरों के बारे में सोचने और आपके सेंस ऑफ सेल्फ को फॉर्म करने में हैवी इन्वॉल्वमेंट रखता है। सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों नेटवर्क्स आमतौर पर एक सी-सॉ की तरह काम करते हैं। जब एक हाईली एक्टिव होता है तो दूसरा सप्रेस हो जाता है। इसीलिए जब आप एक स्प्रेडशीट भरने पर पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं तो एक ब्रिलियंट क्रिएटिव इंसाइट आना इतना मुश्किल होता है। आप गलत गियर में हैं। मेंटल एजिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन दोनों नेटवर्क्स के बीच जानबूझकर और एफिशिएंटली स्विच करने की सीखी हुई एबिलिटी है। रिजिडिटी एक मोड में अटके रहना है। एक ओवर एक्टिव TPN बर्नआउट और क्रिएटिविटी की कमी का कारण बन सकता है। वो वर्कaholic जो स्विच ऑफ नहीं कर सकता। एक ओवर एक्टिव DMN प्रोक्रेस्टिनेशन और फोकस की कमी का कारण बन सकता है। वो सपने देखने वाला जो अपने आइडियाज को एक्सिक्यूट नहीं कर पाता। मेंटल एथलीट फोकस्ड काम के एक पीरियड के लिए TPN को कॉन्शियसली एंगेज कर सकता है और फिर उसे डेलिबरेटली डिसएंगेज कर सकता है ताकि DMN क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या रेस्ट के लिए टेक ओवर कर सके। ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये एक रियल न्यूरोलॉजिकल स्किल है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण आप जितना ज्यादा इन स्टेट्स के बीच स्विच करने की प्रैक्टिस करते हैं, आपका ब्रेन उतना ही बेहतर होता जाता है। आप असल में मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं और उन्हें मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेन में एजिलिटी के लिए हार्डवेयर तो है, लेकिन उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए हमें सही सॉफ्टवेयर चाहिए, सही फाउंडेशनल माइंडसेट्स। स्पेसिफिक ड्रिल्स पर आने से पहले हमें 2 फाउंडेशनल बिलीफ्स को इंस्टॉल करना होगा जो मेंटल एजिलिटी के विकास के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। द ग्रोथ माइंडसेट स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक द्वारा पॉपुलराइज किया गया। ये विश्वास है कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को डेडिकेशन और मेहनत से डेवलप किया जा सकता है। ये फिक्स्ड माइंडसेट के अलावा है जो ये मानता है कि आपके टैलेंट्स जन्मजात हैं और बदले नहीं जा सकते। एक फिक्स्ड माइंडसेट रिजिडिटी पैदा करता है। नए तरीके से सोचने की कोशिश क्यों करें अगर आप मानते हैं कि आपकी सोच फिक्स्ड है? फेलियर का रिस्क क्यों लें अगर आप उसे अपनी एबिलिटी पर अंतिम फैसले के रूप में देखते हैं? एक ग्रोथ माइंडसेट एजिलिटी को पोषित करता है। ये चैलेंजेस को रीफ्रेम करता है। वो सीखने के अवसर बन जाते हैं, आपके ईगो के लिए खतरा नहीं। ये एफर्ट को रीफ्रेम करता है। इसे मास्टरी का रास्ता माना जाता है, कमी का साइन नहीं। ये क्रिटिसिज्म को रीफ्रेम करता है। ये वैल्यूएबल फीडबैक है, पर्सनल अटैक नहीं। एजिलिटी के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना नॉन नेगोशिएबल है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने, फेल होने और ये विश्वास करने की अनुमति देता है कि आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ऐसी है जिसे आप बना सकते हैं, ना कि कुछ ऐसा जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये एक ज़्यादा सूक्ष्म लेकिन उतना ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे रोमांटिक कवि जॉन कीट्स ने गढ़ा था। उन्होंने इसे अनिश्चितताओं, रहस्यों, संदेहों में रहने की क्षमता, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के तथ्य और तर्क के पीछे भागने के रूप में परिभाषित किया। सरल शब्दों में, ये न जानने की स्थिति में आराम से रहने की क्षमता है। ये पहले उपलब्ध निष्कर्ष पर कूदने या एक जटिल समस्या पर समय से पहले समाधान थोपने की आदत का विरोध है। मेंटल रिजिडिटी अक्सर अनिश्चितता के साथ एक गहरी असुविधा से उत्पन्न होती है।
हमें जवाब चाहिए और हमें वो अभी चाहिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी वो मानसिक शक्ति है जो एक समस्या को अपने दिमाग में रखती है, अनिश्चितता के तनाव को सहन करती है और समय के साथ एक गहरे, ज्यादा एलिगेंट समाधान को उभरने देती है। ये आपको सृजनात्मक DMN ड्रिवन डिफ्यूज मोड में इतनी देर तक रहने देती है कि सच्ची अंतर्दृष्टि आ सके, बजाय इसके कि आप एक TPN ड्रिवन, तार्किक लेकिन कमजोर जवाब के साथ उसे जल्दी से बंद कर दें। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये विश्वास देता है कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी आपको नई सोच को उभरने के लिए धैर्य और भावनात्मक साहस देती है। साथ मिलकर वो एक सचमुच एजाइल माइंड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। इस नींव के साथ हम डोजो में प्रवेश करने और स्पेसिफिक मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। डोजो में स्वागत है। किसी भी एथलेटिक स्किल की तरह मेंटल एजिलिटी लगातार प्रैक्टिस से बनती है। यहाँ 4 पावरफुल ड्रिल्स हैं जो आपके माइंड को कमांड पर गियर शिफ्ट करने के लिए ट्रेन करेंगे। द कॉग्निटिव टॉगल, ये TPN/DMN साइंस का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ये फोकस और डिफ्यूजन के बीच स्विच करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। फोकस्ड वर्क के लिए एक टाइमर सेट करें। एक सिंगल टास्क चुनें और 25 से 50 मिनट का टाइमर सेट करें, पोमोडोरो की तरह। इस दौरान सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें और अपने TPN को डीप फोकस्ड वर्क में एंगेज करें। एक डिलिबरेटली डिफ्यूज्ड ब्रेक लें। जब टाइमर बचता है तो ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ अपना ईमेल चेक ना करें जो TPN को एंगेज रखता है। इसके बजाय कुछ ऐसा करें जो आपकी DMN को एक्टिवेट करे। अपने फोन के बिना एक छोटी वॉक पर जाएं, खिड़की से बाहर देखें, डूडल करें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनें। अपने माइंड को 5 से 10 मिनट के लिए आजादी से भटकने दें। साइकिल को रिपीट करें। मकसद, ये ड्रिल आपके ब्रेन को दोनों नेटवर्क्स के बीच साफ साफ स्विच करने की ट्रेनिंग देता है। फोकस्ड सेशन आपके TPN को पुश करता है और डिफ्यूज्ड ब्रेक DMN को बैकग्राउंड में आइडियाज जोड़ने देता है। अक्सर जिस प्रॉब्लम से आप फोकस्ड सेशन में जूझ रहे थे, उसका सोल्यूशन डिफ्यूज्ड ब्रेक के दौरान आपके दिमाग में आ जाएगा। पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग, द 6 थिंकिंग हैट्स। एडवर्ड डी बोनो द्वारा विकसित यह आपके मानसिक रूप से अलग अलग रंग की हैट्स पहनने का एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क है, जिसमें जानबूझकर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को अपनाया जाता है। आप मानसिक रूप से अलग अलग रंग की हैट्स पहनते हैं, हर एक सोच के एक मोड को रिप्रेजेंट करती है। व्हाइट हैट, शुद्ध डेटा और फैक्ट्स, हमें क्या पता है, हमें किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। रेड हैट, आपकी गट फीलिंग क्या है, कोई जस्टिफिकेशन जरूरी नहीं। ब्लैक हैट, सावधानी और क्रिटिकल जजमेंट, क्या गलत हो सकता है, रिस्क्स क्या है। येलो हैट, आशावाद और लाभ, पॉजिटिव्स क्या है, ये काम क्यों करेगा। ग्रीन हैट, क्रिएटिविटी और नए आइडियाज, विकल्प क्या है, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्लू हैट, प्रोसेस और ओवरव्यू, हमारा एजेंडा क्या है, हमने क्या डिसाइड किया है। 5 मिनट के लिए हर कोई सिर्फ ग्रीन हैट थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, फिर हर कोई ब्लैक हैट थिंकिंग पर स्विच करता है। ये लोगों को उनके डिफॉल्ट रोल में फंसने से रोकता है, जैसे वो व्यक्ति जो हमेशा आलोचना करता है और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को फोर्स करता है। अजम्पशन रिवर्सल, ये एक शक्तिशाली क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रिल है। अपनी प्रॉब्लम या गोल बताएं, जैसे हम एक बेहतर कॉफी शॉप डिजाइन करना चाहते हैं। अपने सारे अजम्पशंस लिस्ट करें, जैसे कॉफी शॉप्स कॉफी सर्व करते हैं, उनमें टेबल्स और चेयर्स होते हैं, उन्हें प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। हर अजम्पशन को सिस्टमैटिकली रिवर्स करें। क्या हो अगर हमारा कॉफी शॉप कॉफी सर्व ही ना करे? शायद ये एक फोकस स्पेस है जो नूट्रॉपिक सर्व करता है, या एक सोशल स्पेस जो चाय सर्व करता है। क्या हो अगर उसमें टेबल्स और चेयर्स ना हो? शायद ये एक हाई स्पीड वॉकअप ओनली बार है, यहाँ एक ऐसी जगह जहां स्टैंडिंग डेस्क्स या हैमक्स हों। क्या हो अगर गोल प्रॉफिट ना हो? शायद ये एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी हब है जो डोनेशन से चलता है। उभरने वाले नए आइडियाज को एक्सप्लोर करें। ज्यादातर रिवर्स किए गए आइडियाज absurd होंगे, लेकिन कुछ में एक सचमुच इनोवेटिव कॉन्सेप्ट का बीज हो सकता है। ये ड्रिल फंक्शनल फिक्सेडनेस को तोड़ती है और आपको अपनी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने पर मजबूर करती है। इंटेंशनल एनालॉजिकल थिंकिंग, हमने पहले डिफॉल्ट रीजनिंग बाय एनोलॉजी के खतरों पर चर्चा की है, लेकिन इसे एक जानबूझकर इस्तेमाल किए जाने वाले टूल के रूप में प्रयोग करना एजिलिटी की पहचान है। इसमें यह पूछना शामिल है कि एक डैश इस समस्या को कैसे सॉल्व करेगा। एक बिजनेस कंपटीशन की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, पूछें एक बायोलॉजिस्ट इसके बारे में कैसे सोचेगा। इससे हेड टू हेड बैटल के बजाय इकोसिस्टम्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स या निशेस के बारे में आइडियाज आ सकते हैं। एक नया सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, पूछें एक सिटी प्लानर इसे कैसे सॉल्व करेगा। इससे सॉफ्टवेयर के अंदर पाथवेज, लैंडमार्क्स और नेबरहुड्स के बारे में आइडियाज आ सकते हैं।
ये टेक्निक आपको अलग अलग डोमेन से मेंटल मॉडल्स इंपोर्ट करने पर मजबूर करती है, आपको अपने फील्ड के थके हारे क्लीशेज से बाहर निकालती है और नए कनेक्शंस को जन्म देती है। ये ड्रिल्स द कॉग्निटिव टॉगल, 6 हैट्स, अजम्पशन रिवर्सल और इंटेंशनल एनालॉजी आपके जिम के इक्विपमेंट हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से सच्ची एजिलिटी के लिए जरूरी मेंटल मसल बनेगा। ड्रिल्स ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन हम मेंटल एजिलिटी को अपने कैरेक्टर का हिस्सा कैसे बनाएं? ये ऐसी आदतों को विकसित करने पर निर्भर करता है जो हमारे दिमाग को खुला और प्लास्टिक रखती हैं। अतुल्य जिज्ञासा पाले, यानी कल्टीवेट वॉरेशियस क्यूरियोसिटी। अपनी एक्सपर्टीज के डोमेन से बाहर की जानकारी और अनुभवों को सक्रिय रूप से ढूंढें। उन विषयों पर किताबें पढ़ें जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अलग अलग पेशे के लोगों से बात करें, उन विचारकों को फॉलो करें जिनसे आप असहमत हैं। ये आपके दिमाग को लगातार नए मॉडल्स देता है और उसे कठोर होने से रोकता है। नवीनता को गले लगाएं, यानी एम्ब्रेस नॉवेल्टी। नियमित रूप से नई चीजें ट्राई करें, नया खाना, काम पर जाने के नए रास्ते, नए हॉबीज। नवीनता दिमाग को स्टिमुलेट करती है और सीखने और अनुकूलन के पाथवेज को एक्टिव रखती है। ये ऑटो पायलट पर जीने के विपरीत है। स्टील मैनिंग की प्रैक्टिस करें। स्टॉर्म मैनिंग के विपरीत, यानी विरोधी के तर्क को गलत तरीके से पेश करके उसे आसानी से गिरा देना। स्टील मैनिंग उस तर्क का सबसे मजबूत वर्जन बनाने की प्रैक्टिस है जिससे आप असहमत हैं, यहां तक कि आपके विरोधी से भी मजबूत। ये एक एलीट एजिलिटी ड्रिल है जो आपको सचमुच दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझने पर मजबूर करती है और बौद्धिक विनम्रता को बढ़ावा देती है। लॉन्ग टर्म एजिलिटी सभी जवाब पाने के बारे में नहीं है, ये सवालों से प्यार करने के बारे में है। ये अपने दिमाग को एक किले के रूप में नहीं देखना है जिसकी रक्षा करनी है, बल्कि एक खुले डायनामिक लैंडस्केप के रूप में देखना है जिसे एक्सप्लोर करना है। आज हमने मेंटल रिजिडिटी के पिंजरे से मेंटल एजिलिटी के खुले मैदान तक की यात्रा की है। हमने देखा है कि हमारे दिमाग में फोकस और क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग गियर्स स्वाभाविक रूप से लगे हुए हैं। हमने ग्रोथ और अनिश्चितता के साथ आराम के फाउंडेशनल माइंडसेट्स को इंस्टॉल किया है और हमने कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की मसल बनाने के लिए स्पेसिफिक ड्रिल्स की प्रैक्टिस की है। लक्ष्य फॉर्मलेस और बिना विश्वास के होना नहीं है। यह है, जैसा ब्रूस ली ने कहा, पानी की तरह बनना, क्रैश करने की ताकत और बहने की अनुकूलता। जरूरत पड़ने पर अपना शेप मेंटेन करना और जब परिस्थिति मांग करे तो एक नया शेप ले लेना। तेजी से बदलती दुनिया में मेंटल एजिलिटी फॉर्ज करना अल्टीमेट मेटा स्किल है। यह आपको तेजी से सीखने, समस्याओं को ज्यादा क्रिएटिवली सॉल्व करने और अधिक ज्ञान और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने की अनुमति देता है। यह आपको एक ही कहानी में अटके हुए कैरेक्टर से कई कहानियों के लेखक में बदल देता है। अब प्रैक्टिस के लिए आपका चैलेंज इस हफ्ते डोजो में कदम रखना है। आज हमने डिस्कस किए गए ड्रिल्स में से एक चुनें। शायद आप 6 थिंकिंग हैट्स का इस्तेमाल एक पर्सनल या प्रोफेशनल डिसीजन को एनालाइज करने के लिए करेंगे, या शायद आप अजम्पशन रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल उस प्रोजेक्ट पर करेंगे जिस पर आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, या आप बस अपने कामकाजी हफ्ते के 2 दिन कॉग्निटिव टॉगल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चुनें, उसके प्रति प्रतिबद्ध हों और देखें कि क्या होता है। अपनी सोच को जानबूझकर शिफ्ट करना कैसा लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा ड्रिल चुन रहे हैं। अगर आप एक ऐसा दिमाग बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि फ्लूइड और अडेप्टिव भी हो, तो माइंड फॉर्ज को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हम आपके जीवन भर के मेंटल फॉर्ज के लिए टूल्स प्रदान करने के लिए यहां हैं। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। अब जाइए और पानी की तरह बनिए।